अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं कैटसन चैप्टर 46 जिसमें से हम सल्फोनामार्स पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम कैसे ड्रग होते हैं? ये वीक बेसिक ड्रग होते हैं। वीक बेसिक ड्रग्स हैं, इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? तो हमने जनरल फार्मा में आयन ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि जो वीक बेसिक ड्रग्स होते हैं उनके लिए यूरिन का अल्कलाइन होना जरूरी है ताकि वो एलिमिनेट हो सकें, और जो वीक एसिडिक ड्रग्स होते हैं उनके लिए यूरिन का अल्कलाइन होना जरूरी है, तब वो एलिमिनेट होंगे, अदरवाइज प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीक बेसिक ड्रग होते हैं और ट्रैप होते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब जहां भी एसिडिक एनवायरनमेंट होगा ये वहां ट्रैप हो सकते हैं, जैसे कि वजाइनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर भी, और इनकी लार्ज परसेंटेज एलिमिनेट हो जाती है अनचेंज्ड इन द यूरिन। अनचेंज क्यों एलिमिनेट होती है? क्योंकि ये लिवर से मेटाबोलाइज नहीं होते और एसिडिक यूरिन के अंदर ट्रैप भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, ना मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये अनचेंज एलिमिनेट हो जाएंगे यूरिन के अंदर। इनकी हाफ लाइफ होती है 10 to 12 आवर्स। फिर आ जाता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके लिए हम बुक की एक फिगर देखेंगे। ये देखें, ये फिगर हमने सल्फोनामार्स पे भी देखी थी, क्योंकि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समवट सेम ही था। क्या होता है कि बैक्टीरिया को फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड रिक्वायर होता है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, और अगर हम सल्फोनामार्स दे दें तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करवा रहा था डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। वो कौन सा एंजाइम है? डाइहाइड्रोपेटोएट सिंथेज। अगर हमने सल्फोनामार्स नहीं दिया, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ने टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? ट्राइमेथोप्रिम दे दी। उसने क्या किया? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया, जिसने इसकी कन्वर्जन करानी थी। तो इस तरह भी फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। हमें पता है कि फोलिक एसिड बैक्टीरिया को क्यों चाहिए? ताकि वो अपना डीएनए बना सके, तो डीएनए भी नहीं बनेगा। फिर आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। ये ग्रेनुलोसाइटोपेनिया कराता है। सिमिलर टू सल्फोनामार्स, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स डिक्रीज करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज करेंगे, ल्यूकोपीनिया होगा, ल्यूकोसाइट्स भी डिक्रीज करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। हमें पता है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। यहाँ पे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। एड्स के पेशेंट में ये फीवर, रैश, ल्यूकोपीनिया और डायरिया करा सकता है। फिर आ जाता है कि इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का। मैंने आपको सल्फोनामार्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताया था कि अगर हम सल्फोनामार्स को अकेले देंगे तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता, सिर्फ वीक करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ दे दें, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को, तो ये ड्रग कॉम्बिनेशन क्या होता है? बैक्टीरिसीडल होता है, और ये बिल्कुल फोलेट की सिंथेसिस नहीं होने देता। अब इसके यूजेस, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये कॉम्बिनेशन यूज होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर, ईयर साइनस इन्फेक्शंस के अंदर, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया में, नोकार्डियासिस, टाइफाइड फीवर वगैरह में, और मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस में भी हम दे सकते हैं, लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस में भी दे सकते हैं। ये 5-6 पॉइंट्स आपने ऐसे ही याद रखने हैं अगर इसके यूजेस आते हैं, और इसके यूजेस आ सकते हैं। एंड दैट्स इट।